हेलो रन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है और जो भी एग्ज़ाम का आप लोगों ने टारगेट बनाया हुआ है वो आप बहुत अच्छे से और शिद्दत से अपने शेड्यूल के हिसाब से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है गवर्नमेंट जॉब आप करना चाह रहे हैं या उसका इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपका एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां आप काम कर रहे हैं वहां से आपको लेना होता है। सारी कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे कि किस केस में हमें लेना है, किस केस में जरूरत है, किस केस में बेनिफिशियल है एनओसी लेना। हर बार एनओसी लेना बेनिफिशियल नहीं होता है और इन केस एनओसी नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपको एग्जाम के टाइम चाहिए, इंटरव्यू के टाइम चाहिए, जॉब के टाइम चाहिए, ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए, ये सारी चीजें भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज हम इस स्लाइड में देखेंगे कि पूरा वीडियो का कंटेंट क्या है, उसी को साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे और इसी स्लाइड में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देके वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए शॉर्ट में रखेंगे। सबसे पहली चीज हम जो डिस्कस करेंगे, रोल डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में या इंटरव्यू में जब आप जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका एनओसी का रोल क्या है, आपको एनओसी क्यों चाहिए और किन लोगों को एक्चुअल में चाहिए और कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जहां से एनओसी लेने के बाद आपको बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, चलिए सेकंड चीज हम देखेंगे कि एनओसी कब अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को हम अगर पहले ही लेना चाहें तो हम वो भी आपको बता देता हूं। एनओसी आपको अप्लाई करना है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त अगर आप फॉर्म भरते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन का, से फॉर एग्जांपल मान लो आपको ओएनजीसी जाना है और आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो जिस टाइम आप ओएनजीसी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी अप्लाई करना होता है। ठीक है, एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि जो आपकी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप ओएनजीसी का एग्जाम दें या ओएनजीसी का एप्लीकेशन भरें या यूपीएससी का एग्जाम दें, यूपीएससी का एप्लीकेशन भरें या कोई और स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दें। ठीक है, तो ये चीज तब लेनी होती है जब आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उस टाइम आपने फॉर्म भरा है। कई बार ऐसा होता है कि हमने फॉर्म बहुत पहले भरा होता है और जब हम फाइनली इंटरव्यू में जा रहे हैं तब वो एनओसी मांग रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे एनओसी आपको रिक्वायर्ड नहीं होती है अगर आप वर्किंग है भी। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने दिसंबर 2020 में मैंने बहुत सारे फॉर्म फिल किए थे। ठीक है, 6-7 पीएसयूज के फॉर्म फिल किए मैंने दिसंबर 2020 में। उसके बाद इन सब का सिलेक्शन प्रोसेस और गेट का एग्जाम, ये सारे प्रोसेसेस कंटिन्यू हुए 4-5 महीने तक। 4-5 महीने बाद मेरा गेट का रिजल्ट आया और मैं सेलेक्ट हो गया, से फॉर एग्जांपल आईओसीएल में। ठीक है, आईओसीएल में मान लो मैं सेलेक्ट हुआ आपके अप्रैल के महीने में और उसके बाद फिर मैंने ओएनजीसी का इंटरव्यू देना था। मेरा ओएनजीसी का इंटरव्यू आया अप्रैल मई जून में, से फॉर एग्जांपल ओएनजीसी का इंटरव्यू आ गया और आईओसीएल की जो ज्वाइनिंग है वो आपकी अप्रैल में हो चुकी है। अब मैं आईओसीएल में काम कर रहा हूं और मेरे को ओएनजीसी का इंटरव्यू देने जाना है। इस पर्टिकुलर केस में बहुत सारे बच्चों को लगता है कि उनको एनओसी देनी पड़ेगी। इस केस में आपको एनओसी नहीं देनी होती है। एनओसी आपको तब देनी होती जब आपने ओएनजीसी का फॉर्म भरा था। मान लो दिसंबर में आपने ओएनजीसी का फॉर्म भरा था, उसी टाइम अगर आप आईओसीएल में काम कर रहे थे तो आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, कि आप वर्किंग है और फिर कोई और एग्जाम लिखना चाह रहे हैं या फिर कोई और आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आप इन्फॉर्म करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन कि मैं सो एंड सो फॉर्म भर रहा हूं, तो आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये सर्टिफाई आप मुझे करके दे दें। ठीक है, ये जो केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया इसमें आपको एनओसी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम चीज देखेंगे कि एनओसी इशू नहीं हुआ तो उस केस में क्या करना है, ये हम एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम रोल डिस्कस कर लेते हैं कि एनओसी की रिक्वायरमेंट ही क्यों होती है। ठीक है, सबसे पहला केस, 4 टोटल केस हैं, 4 टाइप के लोग होंगे। आइदर तो आप वर्किंग नहीं है, स्टूडेंट हैं, डायरेक्टली आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एग्जाम लिख रहे हैं, या फिर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी पीएसयू में या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं जो 100% आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पहला केस, जब आप नॉट वर्किंग है तो उस केस में एनओसी का आपके लिए कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बेरोजगार हैं। अब किसी को क्या दिक्कत होगी, आप कोई
नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इस केस में तो आपको इस चीज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सेकंड केस आपका है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, देखो भाई, आइडियली तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे या किसी एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, तो एग्जाम का फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म आपने जिस डेट को भरा है, जब आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ गया है, तो वो एप्लीकेशन नंबर आप अपने एनओसी के रिक्वेस्ट में डालेंगे कि सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन का सो एंड सो एग्जाम का मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है जिसका एप्लीकेशन नंबर ये है और मुझे एनओसी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप वो एनओसी वो इश्यू करेंगे। एनओसी का सिंपल मतलब ये है कि आपको कंपनी के साथ हिसाब किताब क्लियर है और कंपनी को कोई आपत्ति नहीं है, कंपनी का और आपके बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आप उनकी कंपनी को स्विच नहीं कर सकते हैं। जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंजीनियरिंग बेस्ड एग्जाम्स है, एनओसी से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, एनओसी का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ डिफेंस सर्विसेज में होता है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 100 एंड 100 साल तक नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि डिफेंस सर्विसेज नेशनल सिक्योरिटी से एसोसिएटेड होती है और नेशनल सिक्योरिटी के केस में गवर्नमेंट आपको बाउंड कर सकती है कि आप हमारी जॉब नहीं छोड़ेंगे, आप कहीं और नहीं जाएंगे। ठीक है, हाँ, एक और एग्जांपल, इन केस अगर आप रेलवेज में हैं और उसके बाद आप स्विच करना चाह रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हैं, उस केस में रेलवे आपको बाउंड करती है कि आप 3 साल तक फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, आइदर तो आप ज्वाइनिंग के टाइम अपनी ज्वाइनिंग 1 साल डिले करवा लो, छुट्टी ले लो। इन केस आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है तो ट्रेनिंग स्टार्ट होने के 3 साल बाद तक आप कोई फॉर्म नहीं भरेंगे। उनका पर्पस ये होता है कि आप ट्रेनिंग पे फोकस करें ताकि आप जो सीट पे जा रहे हैं उसके बारे में और अच्छे से जान पाएं, उस वहां जाके आपको चीजें कैसे संभालनी है वो अच्छे से जान पाएं। इसलिए आपको बाउंड करते हैं कि आप कहीं और अपनी एनर्जी ना दें। तो इस केस में, रेलवेज के केस में 3 साल तक आपको एनओसी नहीं मिलेगी। अगर आप 2 साल बाद भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं और आप अप्लाई करते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशन में है। ठीक है, ऐसा मैंने बहुत सारे पीएसयूज के नोटिफिकेशन देखे हैं। किसी भी पीएसयू में एनओसी से रिलेटेड बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, आप टाइम लिमिट में रहते हुए अप्लाई करेंगे तो आपका एनओसी मिल जाएगी। डिपेंडिंग कि अगर इनकेस आप जब रिजाइन डालते हैं तो आपका बॉन्ड का पार्ट आता है। इनकेस किसी पीएसयू में बॉन्ड है तो उसका भी हम डिसाइड करेंगे कि एनओसी पे क्या फर्क पड़ता है, एनओसी का क्या रोल है उस चीज में। ठीक है, तो अगर आप पीएसयूज में प्राइवेट जॉब में वर्किंग है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर दीजिए। जरूरत नहीं है बट अप्लाई कर दीजिए, मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। जब आप किसी भी गवर्नमेंट या पीएसयूज या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर के इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे कोई एनओसी नहीं मांगेगा। जब आप प्राइवेट सेक्टर से आए हैं तो आपसे एनओसी नहीं मांगा जाएगा। सिर्फ जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके प्राइवेट सेक्टर से रेजिग्नेशन लेटर का एक्सेप्टेंस मांगा जाएगा, या फिर आपका जो वहां से रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है उसके बाद जो आपका रिलीविंग लेटर है प्राइवेट कंपनी से वो मांगा जाएगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। इंटरव्यू के टाइम कुछ नहीं मांगा जाएगा। हाँ, ज्वाइनिंग के टाइम भी अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप बोल देना मैंने अप्लाई किया था, जो आपने अप्लाई किया हो, जो लेटर लिखा हो उनको, उसकी एक कॉपी ले जाएं, बोल देना सो एंड सो डेट को मैंने रेजिग्नेशन अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर से कोई लेना देना नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर आपको रिलीव नहीं कर रहा तो उनकी कोई हेडेक नहीं होती है, वो कोई टेंशन नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप नहीं जाएंगे जॉब पे तो प्राइवेट सेक्टर वैसे ही आपको रिलीव कर देगा। एनओसी का एक पर्पस ये भी होता है कि आप एट अ टाइम किसी 2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम ना कर रहे हो। ठीक है, ये भी एक चेक करने का तरीका है। तो आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप एनओसी अप्लाई करें। अगर आपने काम करते वक्त कुछ फॉर्म भरे हैं और मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाएगी तो कोई आपसे मांगेगा नहीं। सिर्फ आप जब गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन करेंगे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके पास रिलीविंग लेटर प्राइवेट सेक्टर से होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मेरे साथ यहाँ रेलवे में और ओएनजीसी में काफी सारे लोग थे जो प्राइवेट सेक्टर से निकल के आए थे। उनके पास सिर्फ वहाँ कुछ लोगों के पास सिर्फ वहाँ रेजिग्नेशन जो अप्लाई किया था उसका ईमेल पड़ा था, कुछ लोगों के पास उनका रिलीविंग था। स्पेसिफिकली मेरे पास रिलीविंग था और बाकी जिन लोगों के पास ये दोनों चीज भी नहीं थी तो भी उनको ले लिया गया था। एक बार भी ये नहीं बोला गया था कि आपने क्यों नहीं लिया। उनको पता है प्राइवेट सेक्टर वाले नाटक करते हैं। थर्ड केस है, अगर आप
पीएसयू में काम कर रहे हैं या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और फिर आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, देखिए आप एनओसी तभी लेंगे जब आप काम कर रहे हैं और उस ड्यूरेशन में आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, ठीक है। उस ड्यूरेशन में अगर आपका इंटरव्यू कॉल आया तो नहीं जरूरत आपको, ठीक है। और वहां इंटरव्यू में बैठ के आपसे पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल कहेंगे मैं CIL में काम कर रहा हूं, फिर वो कहेंगे एनओसी, उनको सिंपल शब्दों में बोला सर जब मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उस टाइम मैं घर था, तब मैं तैयारी कर रहा था। एनओसी तब लिया जाता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो ये नॉलेज आपके लिए क्लियर होनी चाहिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं, वो इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट के 2 केस हैं इनमें पर्पस क्या है एनओसी का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप पीएसयू टू पीएसयू ट्रांसफर ले रहे हैं, मतलब एक पीएसयू से दूसरी पीएसयू में जा रहे हैं और आपको एनओसी इश्यू हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका इन केस पुरानी पीएसयू में कोई बॉन्ड अमाउंट था तो वो आपका बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा। और बॉन्ड ट्रांसफर का मतलब ये है कि अगर मान लो आप IOCL में काम कर रहे हैं, उसके बाद आपने 1 साल तैयारी करके और गेट का फॉर्म भरा, ONGC का फॉर्म भरा और ONGC में सिलेक्शन ले लिया, ठीक है, और आपने एनओसी अप्लाई कर दिया जब आपने ONGC के लिए फॉर्म भरा था। अब आपको एनओसी इश्यू हो गई। अब ये एनओसी जब आप ONGC में प्रोड्यूस कर देंगे तो ONGC और IOCL आपस में कोऑर्डिनेशन करेगी और जो आपका IOCL में बॉन्ड था, बॉन्ड अमाउंट 3 लाख रुपए का जो भी था आपका, वो ट्रांसफर हो जाएगा कि अब वो आप अगर ONGC छोड़ेंगे तो आपको देना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली IOCL से छोड़ के आने के बाद कोई भी अमाउंट उनको नहीं देना है, ठीक है। जब पीएसयू से पीएसयू में आप जाएंगे तो एनओसी का ये मेजर रोल होता है, ठीक है। अगर आपके पास एनओसी है तो आपको बॉन्ड नहीं लगेगा पीछे, ठीक है, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इधर पैसा देके के उधर जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक गवर्नमेंट चीज छोड़ के दूसरे में जा रहे हो तो आप अभी भी गवर्नमेंट का ही काम कर रहे हो, ठीक है। तो इस केस में इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं बार बार फिर से बता रहा हूं, एनओसी आपको तभी जरूरत है जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, इनकेस उस टाइम आप वर्किंग है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी लेंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको इन्फॉर्म करना होता है कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, तो उसी टाइम वो इशू करते हैं। आपका इंटरव्यू कॉल आ गई तब आप अप्लाई नहीं करेंगे, वो लेट इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद कोई नहीं करेगा, आपका एनओसी इशू करेगा ही नहीं कोई, ठीक है। चौथा जो केस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए एनओसी का मुझे लगता है जन्म हुआ होगा, ठीक है। ये आपके लिए फाइनेंशियली भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी किसी स्टेट गवर्नमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अब प्योरली जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका कुछ लेवल डिफाइन होता है। लेवल 1 से लेवल 18 डिफाइन है, ठीक है। लेवल 1 से लेवल 18 डिफाइन है। यूपीएससी आपको लेवल 10 में प्लेस करता है जो ग्रुप ए सर्विस है, ठीक है। लेवल 6 to 9 आपका ग्रुप बी सर्विस होता है और आपका अप टू 5 आपका ग्रुप सी और डी होता है, ठीक है। तो आपके लेवल से डिफाइन है जब आप प्योरली गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब इसमें एनओसी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि आप जब प्योरली गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं तो आपका जो सर्विस पीरियड है, आप कितने साल से काम कर रहे हैं, वो आपकी सीनियरिटी डिसाइड करता है, ठीक है। और एक रूल है पे प्रोटेक्ट नाम से, वो भी आपके ऊपर लग जाता है, ठीक है। तो ये चौथा केस में फ्रेश पेज में अच्छे से आपको समझाता हूं। देखिए, अगर आपने एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया, इंफॉर्मेशन आपने दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जब आपने नए फॉर्म के लिए अप्लाई किया, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के ए में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपकी एग्जांपल लेवल 7 की जॉब है, ठीक है। हम एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन दी कि मैं यूपीएससी, ईएससी या सीएससी का एग्जाम दे रहा हूं, ठीक है, या कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। और गिवन दैट आपको एनओसी, ऑफ कोर्स आप एग्जाम तभी देंगे या तो वो जॉब आपकी लेवल 7 की होगी या 8 की होगी या 9 की होगी या 10 की होगी,
ठीक है। इन्हीं किसी लेवल का एग्जाम आप देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी लेवल 7 में काम कर रहे हैं, तो कुछ अपग्रेडेशन करने के लिए आप एग्जाम देंगे, या फिर आप उसी लेवल का स्विच करने के लिए एग्जाम देंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, मान लो आपने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एज अ एई 2 साल काम किया, ठीक है। तो आपकी कुछ बेसिक थी इनिशियली जब आपने ज्वाइन किया, प्लस कुछ आपका डीए था, ठीक है। डीए जो कि अभी 28% चल रहा है ऑफ बेसिक। ये टोटल सम मान लो एक्स है, ठीक है। 1 साल बाद ये बढ़ के 1.03x हो गया, ठीक है। और उसके नेक्स्ट ईयर ये आपका हो जाएगा 1.03 का स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। ये अमाउंट आपका टोटल बेसिक प्लस डीए हो गया, ठीक है। अब अगर आप एनओसी अप्लाई करते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से स्विच करके उसमें जाना चाह रहा हूं, ये मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है। इसके बाद वो लोग आपको एनओसी इशू कर देंगे, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम एनओसी इशू नहीं होता है, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करते हैं और फिर आपको एनओसी इशू होता है, ठीक है। आपको एनओसी इशू हो गया और फिर आप गए अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि आपकी से फॉर एग्जांपल ईएससी का था, जिसमें आपका ईएससी था या कोई और आपने जॉब पकड़ी, से फॉर एग्जांपल लेवल 8, 9 या 10 किसी में भी आपने पकड़ी। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो लेवल 9 की आपने जॉब पकड़ ली, ठीक है। अब लेवल 9 की जो जॉब आपकी है वो मान लीजिए उसका जो बेसिक है प्लस जो डीए है ज्वाइनिंग पे, ये जो अमाउंट है ये मान लो आपका अमाउंट, इसका जो सम है वो वाई आता है, ठीक है। बट आपका 2 साल का सर्विस पीछे ऑलरेडी हो चुका है, तो अब 1.03 स्क्वायर इंटू एक्स और वाई, इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा, वो आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये वाला अमाउंट आपका ज्यादा है, ठीक है। अगर ये अमाउंट ज्यादा है तो आपके सारे बैचमेट की सैलरी ये होगी और आपकी सैलरी ये होगी, ठीक है। तो एनओसी का रोल ये आता है कि आपकी पुरानी सर्विस का सर्विस पीरियड भी काउंट होगा, आपकी पुरानी सर्विस का बेसिक प्लस डीए इन केस नई सर्विस से ज्यादा है तो आपका वहीं से स्टार्ट होगा, मतलब आपको फाइनेंशियली लॉस नहीं होता है। इसको गवर्नमेंट बोलती है पे प्रोटेक्ट, मतलब आपका जो पेमेंट है उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है अगर आप चीजें स्विच कर रहे हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है अगर आप मान लो यूपीएससी के थ्रू इंजीनियरिंग सर्विस में आ गए हैं और आपने 4 साल काम कर लिया, तो आपका बेसिक प्लस डीए काफी ज्यादा हो जाता है। आप बेसिक प्लस डीए जो आपका है आप 70,000 के आसपास पहुंच जाते हैं, 70-75 के आसपास पहुंच जाते हैं। और फिर आप सोचते हैं कि मैं सिविल सर्विस का एग्जाम दे दूं, फिर आप सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं, फिर आपका फिर से सिलेक्शन हो जाता है। अब वहां पे 56,100 प्लस 28% ऑफ आपका डीए, ये जो अमाउंट आएगा ये आपका वाई अमाउंट है, ठीक है। और मान लो आपने 4 साल काम किया था इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो इसी अमाउंट को इंटू 1.03 टू द पावर 4 करेंगे आप, ठीक है। तो आपका जो इनिशियल अमाउंट था मान लो वो एक्स था, ठीक है। तो ये अमाउंट आपका हमेशा ज्यादा रहेगा, तो बाकी जो आपके बैचमेट्स होंगे उनकी सैलरी कम होगी, आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी, प्लस आपके 4 साल सर्विस के अकाउंट भी होंगे, आप उन सबसे सीनियर होंगे, ठीक है। ये एनओसी का रोल है। इनकेस आपका बॉन्ड है तो वो बॉन्ड तो ट्रांसफर होना ही होना है। तो आइडियली जब आप गवर्नमेंट एक प्योरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी प्योरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो आपको एनओसी की जरूरत है। और एनओसी आपका डिफाइन करता है कि आप 2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो तो आजकल कोई नहीं करता, पहले के टाइम लोग कर लिया करते थे। उम्मीद करता हूं आपको एनओसी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हुए, ठीक है। एक लास्ट जो हमारा डाउट था कि अगर एनओसी हमें इशू नहीं होता तो हमें क्या करना है। पहले केस में आपको एनओसी चाहिए नहीं, सेकंड केस में अगर एनओसी इशू नहीं होता है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, थर्ड केस में आपको एनओसी अगर इशू नहीं होता है, ठीक है, और आपने टाइम पे अप्लाई किया है, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने दिया था, आपने इंफॉर्मेशन जो दी थी, कोई लेटर होगा, कोई ईमेल होगा कि मैंने 18 तारीख को फॉर्म भरा था, मेरे को एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया था और मैंने 20, 22, 23 से 30 तारीख तक मैंने एनओसी के लिए इंफॉर्मेशन दे दी थी, बट अभी तक मुझे एनओसी नहीं मिला। उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म इस डेट को भरा, मैंने इंफॉर्मेशन इस डेट को दे दी है, बस ये 2 चीज आपके पास होगी तो नेक्स्ट जो पीएसयू है वो आपको एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है।
हाँ, थर्ड केस में अगर आपको एनओसी इशू नहीं होता है, ऐसा केस नहीं होता है जनरली, अगर एनओसी इशू नहीं हो तो आपके पास वही दो डेट्स आपके पास होनी चाहिए विद प्रूफ, आपने एप्लीकेशन फॉर्म कब भरा, आपने एनओसी के लिए कब अप्लाई किया, ठीक है। बाकी चीज आपके हाथ में नहीं है, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन की पड़ जाती है, ठीक है। इस केस में आपको कोई इंटरव्यू से बाहर नहीं भेजेगा कि आपके पास एनओसी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने अपना पार्ट कर दिया है। अब गवर्नमेंट के साइड से जो पार्ट था वो पेंडिंग है, उसमें आपको कोई भी इशू नहीं होगा। तो आइडियली आपको एनओसी नहीं इशू हो रहा है और आपने टाइमली अप्लाई किया है तो कोई भी इशू नहीं मेरे भाई, ठीक है। आप चिल करके आराम से अपना एग्जाम पे, अपने इंटरव्यू पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कोई आपका डाउट या क्वेरी है तो हम किसी वीडियो में ले लेंगे। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपना डाउट या क्वेरी डाल सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जो मोस्ट कॉमन और बहुत नेसेसिटी वाली जो टॉपिक्स है वो मैं आपको वीडियोस में लेके आऊँ, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।